दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे आज मेहमान जो हैं उनको देख के आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। संजय चौधरी साहब हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान एक एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज उनके साथ हमारी बैठकी होगी कुछ मिनटों की। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको इस विषय में रुचि है तो आप जरूर से इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। और अगर आपको रुचि नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ और पॉलिटिकल एनालिसिस का कार्यक्रम नहीं होगा, ये ज्योतिष आधारित संजय भाई जो आने वाले समय में देश और दुनिया का हाल देख रहे हैं उस बारे में बात होगी। तो जिन दोस्तों को रुचि नहीं है वो आप कृपया कुछ और कर सकते हैं, और जिनको रुचि है उनसे गुजारिश है कि ये अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। संजय भाई, बहुत लंबे अरसे के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हम बहुत नमस्कार। फ्रिक्वेंटली इस विषय पर प्रोग्राम नहीं करते, पर आपकी और हमारी जब बात होती है और आपको लगता है कि इस बारे में बात करना जरूरी है तो फिर हम जरूर से करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सर, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, बिना बिल्कुल वक्त गवाए। सर, देश के अब तक के हालात जो हैं वो हमने सबने देखे। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो भी हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और आसार तो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। अब हम और आप जब बात कर रहे हैं तो ये आज 25 तारीख है अगस्त महीने की। और इस साल को खत्म होने में तकरीबन तकरीबन समझ लीजिए कि 4 महीना बाकी रहा। अब आने वाला समय जो है देश और दुनिया के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? क्या ग्रहों की चालें हैं? किस तरह से आप इसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? आप सीधा जो हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। अब ओवर टू यू सर। नमस्कार एक बार आपसे और आपके दर्शकों को। जैसा आपने कहा कि हम काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं, क्योंकि जब जब कोई मेन गोचर ग्रह बदलता है और उसका देश दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और जैसा आज आपने कहा, हम सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे, तो हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि भारतवर्ष का जो पॉलिटिकल सोशल सीन बन रहा है, जिसको हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि वो कोई नॉर्मल नहीं है, एक अबनॉर्मल है। हम सीधा भारतवर्ष के चार्ट को ही डिस्कस करते हैं। 15 अगस्त 1947 का ये भारतवर्ष का फाउंडेशन चार्ट है। टॉरस लगन, वृषभ लगन में मंगल की महादशा चली हुई है। जैसा मैंने लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि 4 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई थी भारतवर्ष की। और इसमें जी। ये डिस्कस किया गया था कि ये अनरेस्ट बढ़ेगा, प्रोटेस्ट होंगे। ये कब होंगे? तो दशा तो 2025 से लेकर 2032 तक रहेगी। तो अभी तक साल भी पूरा नहीं हुआ है और एकदम से प्रोटेस्ट जो है बढ़ गए हैं, स्पेशली जनवरी के बाद। मास मंगल में जब से राहु आया है, 31 जनवरी 2026 से लेके 18 फरवरी 2027 तक रहेगा। मंगल में राहु आते ही एकदम से चीजें उभर के समाज की बाहर आ गई हैं। चीजें वो पहले जी। भी थी, वो एकदम से बाहर आ गई हैं। अब इसका अगर ज्योतिष कारण हम देखते हैं तो एक तो दशा होगी, दशा सबसे मेन काम करती है। उसके बाद ये है कि राहु केतु 2026 में अब 5 दिसंबर 2026 को परिवर्तन करने वाले हैं। मैं ट्रांजिट के बाद अभी बाद में इसलिए कर रहा हूं कि पहले हम दशा देख लें। राहु केतु जब भी गोचर में ट्रांजिट करेंगे उसके रिजल्ट 3-4 महीने पहले आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वो छाया ग्रह है, बैकग्राउंड में काम करते हैं। जी। अभी वो 4th 10th एक्सिस पे हमेशा ऑपोजिट रहते हैं, 4th 10th एक्सिस पे अभी चल रहे हैं। और आने वाले कुछ समय में, कुछ महीने, 2-3 महीने के बाद दिसंबर एंड में शायद बदल जाएंगे। हाँ जी, 5 दिसंबर को बदल जाएंगे। कुछ पंचांग के हिसाब से नवंबर एंड में बदल जाएंगे। वो ट्रू और मीन राहु लोग लेते हैं, मैं उस पर डिटेल नहीं जाना चाहता। लेकिन वो 3rd 9th एक्सिस पे आ जाएंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि आने वाले समय में जो ये हम देख रहे हैं, ये जो आंदोलन देख रहे हैं, आंदोलन और तेज होगा।
मंगल की महादशा चल रही है और साथ में मंगल जी महाराज भी 18 सितंबर से 12 नवंबर तक नीच के हो रहे हैं। नीच का होने का मतलब है कर्क राशि में आ जाएंगे और 18 सितंबर के बाद जब ये कर्क राशि में आएंगे, आंदोलन भी बढ़ेगा और सरकार का दमन भी बढ़ेगा। दोनों तरफ से स्टैंड और हार्ड किए जाएंगे। इस आंदोलन को सॉल्व हो जाना या पीछे हटने वाली चार्ट के हिसाब से कोई भी इंडिकेशन नहीं नजर आ रही है। तीसरा एक रीजन है कि अभी 7th हाउस एक्टिवेटेड है, जिसे हम बृहस्पति और शनि की डबल ट्रांजिट थ्योरी कहते हैं। मैं टेक्निकल में न जाते हुए जाता हूँ कि सप्तम भाव जो है भारतवर्ष का, जो ऑपोजिशन का भाव है, वो एक्टिवेटेड है। अब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो ऑपोजिशन है वो एक्टिवेटेड है, पर मैं इसे दूसरी तरीके से देखता हूँ कि जब रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन मुक्त भारत चाहती है तो जनता ही ऑपोजिशन हो जाती है। तो जनता इनके अगेंस्ट खड़ी उठ रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो, कॉकरोच पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, टीएमसी हो, कुछ भी हो, लेकिन जनता सरकार के प्रति अगेंस्ट और बढ़ती चली जाएगी। इससे अगला जो गोचर आ रहा है वो आ रहा है कि शनि जी अपना शुक्र जी महाराज जो हैं, जो भारतवर्ष के लगन लॉर्ड भी हैं, वो इस समय नीच के चल रहे हैं और जल्दी 2 या 3 सितंबर को वो अगली राशि तुला राशि में अपनी राशि के हो जाएंगे। तुला राशि में हो जाएंगे, अपनी राशि के हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सरकार को कुछ दिनों के लिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन 3 अक्टूबर को फिर ये अपना वक्री हो जाएंगे और फिर वापस नीच के हो जाएंगे, जिसे हम इसको बोलते हैं फॉलन स्टेट या पतित ग्रह हो जाता है। पतित ग्रह में जो है प्लैनेट बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इंडिया का लगन लॉर्ड का इस पोजीशन में आना, आर्थिक प्रॉब्लम्स हमारी और बढ़ सकती हैं। जैसे अभी महंगाई चीनी के कारण है, और चीजों में भी महंगाई बढ़ सकती है। और साथ के साथ शुक्र का इस चाल में आना आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप 3 महीने लगा लीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ बढ़ सकते हैं। चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आर्थिक पे और सामाजिक तौर पे, अगर हम भारतवर्ष का जो चार्ट देखते हैं, 15 अगस्त का वर्षफल देखते हैं, उसमें भी ये इंडिकेशन आती है कि ये वर्षफल जो बना है, अभी 15 अगस्त को बना है, वो भारतवर्ष के लिए अच्छा नहीं है, ना ही सामाजिक तौर से, ना ही आर्थिक तौर से, ना ही पड़ोसियों से रिलेशन के हिसाब से। और जो हमारा नवसंवत चढ़ा था वर्षफल 2026-27, जो अप्रैल से शुरू होता है, नवरात्रि टू नवरात्रि चलता है, तो उसमें भी ये जन संतोष की भावना और सीमा पार से तनाव की संभावनाएं साफ नजर आती है। ये है भारतवर्ष का एक ओवरऑल व्यू आने वाले कुछ महीनों के लिए। इसमें 3-4 फैक्टर लिए। एक राहु केतु का बदलना लिया, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल नीच के होने वाले हैं। हर ग्रह साल में एक बार नीच का होता है, लेकिन जब महादशा चल रही है और वो ग्रह नीच का हो जाए तो चीजें ज्यादा खराब हो जाती हैं। 7th भाव सक्रिय है, जो ऑपोजिशन है, लोगों की ऑपोजिशन बढ़ेगी, किसी भी मुद्दे पे हो सकते हैं, महंगाई पे हो सकती है, फैसिलिटीज पे हो सकती है। आज मैं देख रहा हूँ जो गुड़गांव के बारिश के हाल हैं और जो पानी पानी हो रखा है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है। और शुक्र की वक्री चाल भी इन चीजों को खराब कर सकती है। कुल मिला के सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे अस्थिरता का माहौल रहेगा आने वाले कुछ समय में। हाँ जी सर। आपने कहा कि आने वाले, तो मैं मतलब कम से कम ये साल के अंत तक पकड़ के चल रहा हूँ, दिसंबर एंड तक की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात फिर बाद में करेंगे, लेकिन दिसंबर एंड तक नहीं जो है सर, आप कह, फरवरी तक ये मंगल में राहु की दशा रहेगी भारतवर्ष की, तो फरवरी एंड तक तो ये प्रॉब्लम रहेंगी रहेगी। फरवरी 2027 तक तो कह रहे हैं कि इससे कोई ये निजात वाली नहीं है। प्रॉब्लम रहेंगी, निजात आपने नहीं है इससे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपकी शुरुआती बात में कही कि आंदोलन उग्र होंगे और सरकार का दमन भी उग्र होगा। ये थोड़ा अगर आप इसको हाईलाइट कर पाए, दमन से क्या मतलब 20 जुलाई वाला वाकया जो है वो और दोहराया जाएगा, सरकार इससे कुछ सीखेगी नहीं, मैं इसको और समझना चाहता हूँ।
सर लोग आंदोलित होंगे, वो तो बात पक्की है। अब सरकार का रवैया उसको दमन का कैसे रहेगा? अगर वो इकट्ठे होंगे तो जंतर मंतर 20 जुलाई वाली चीज नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास दमन करने के, दबाने के या डिस्पर्स करने के और भी बहुत तरीके हैं। वो आप शायद आप ज्यादा जानते हो, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होगा जो डिसटेस्टफुल होगा, अच्छे टेस्ट में नहीं होगा। वो चरित्र हनन हो सकता है, बिलो द बेल्ट हो सकता है, कुछ अच्छा नहीं होगा। मंगल में राहु है, राहु छाया ग्रह है, उन्होंने अपना काम करना है, बड़ा वो अच्छा नहीं नहीं जो होगा, बिलो द बेल्ट हो सकता है। तो चरित्र हनन या ये सब जो होगा, वो सरकार अपने विरोधियों के साथ ये हथकंडे आजमाएंगी, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही और होगा। सफल होगी? नहीं, कुछ हद तक सफल तो नहीं, असफलता ज्यादा मिलेगी, लेकिन वो एक अपने एक डिनायल मोड में है। वो डिनायल मोड में रहेंगे, असफल रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से जो कुचक्र होंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे। आपने एक बड़ी और भी स्ट्राइकिंग एक पॉइंट आपका था, आपकी बातचीत में ये था कि अक्टूबर या अक्टूबर से लेके आप कह रहे हैं कि चीन के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। हाँ जी। स्पेसिफिकली आपने चीन का नाम लिया। हाँ जी। थोड़ा इसको आप और हाईलाइट करेंगे? देखिए, शुक्र जो है लगन लॉर्ड है, वो पतित हो जाएगा, फॉलन हो जाएगा। ऑलरेडी अभी जो चल रहा है गोचर में, तो वो नीच का चल रहा है। शुक्र नीच का है, जब से नीच का हुआ है पिछले 1 डेढ़ महीने से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जब ये नीच का पतित हो जाएगा, वापस अपनी नीच की राशि में चला जाएगा, और मंगल में राहु में तब केतु चल रहा होगा। मंगल राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो ये दिखाता है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से, जिसमें चीन और पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान का नाम भी लिया था, दोनों की तरफ से बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब वो कुछ आइसोलेटेड हो सकती हैं, कुछ थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी उनकी तरफ से। सीमा विवाद रहेगा, कुछ छिटपुट फायरिंग भी हो सकती है, लेकिन सीमा विवाद जरूर रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे वैसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर में तो अभी आजकल ये फैशन है कि आए दिन जो है कोई एक ज्योतिषाचार्य बैठकर जो है वो बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन और बड़ी बड़ी फोरकास्ट करते रहते हैं। उनमें उनमें ये सब चीजें आजकल रोज सुनने को मिलती है कि कोई कह रहा है कि बहुत बड़ी कुदरती विपदा आपत्ति जो है वो भी आने वाली है। कोई कह रहा है कि क्या कहते हैं कि भूकंप की भी कोई, कुछ लोगों जो हैं उन्होंने कुछ बड़ी प्रेडिक्शन कर दी हुई है। लोग बार बार जो है प्रधानमंत्री मोदी कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, उस पर बहुत सारे एपिसोड्स बना रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपका ये जो कैलकुलेशन है, जो चाल का, ग्रहों की चाल का गणित जो आपका है, उसमें कोई कुदरती आपदा या कोई बीमारी या कोई अ, ये जो आप कह रहे हैं इतने सारे आंदोलन होंगे, तो जो वर्तमान सरकार है और सरकार के जो मुखिया है, क्या उनको उनको लेकर आपने कुछ कैलकुलेशन किए हैं, कुछ फलकथन है आपका उस बारे में? सर ऐसा है, सबसे पहली बात, जो प्राकृतिक आपदा या आप कह ले भूकंप की बात कर रहे हैं या बीमारी वायरस की बात कर रहे हैं, ये पिछले 2 प्रोग्रामों में या पिछले से पिछले प्रोग्राम में आपने मेरे से पूछा था, और तब नए नए मैंने दर्शक यही जुड़ कहा गए था। थे, उनके लिए हाँ हाँ, जरूरी वो होता है। लोग पूछते हैं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोग पूछते हैं और यूट्यूब वगैरह पे लोगों को सेंसेशन करनी होती है। देखिए, कोई बड़ी बीमारी के कोई चांस नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां, इतना बड़ा देश है 140-45 करोड़ का, तो छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी। अभी कोई छोटा वायरस चला हुआ है बिकॉज ऑफ हमारी जो सिविक और सेंस सर है, हाइजेनिक कंडीशंस है, आपको बी- पता ही है, बीच बरसातों के बीच में कारण है। बीच में एक वाक्य कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपको, हाँ आपके जी। रिदम को तोड़ना नहीं चाहता। सबसे हाँ बड़ी जी। बीमारी जो दुनिया में है वो हम सबको, हमारे देश को कब की लग चुकी है, वो है गरीबी की बीमारी। वो तो भाई, हाँ, उससे बड़ी बीमारी तो क्या होगी? जी प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो सर वो छोटी बीमारियां रहेंगी, कोई बड़ा वायरस आउटब्रेक नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई बड़ा भूकंप भारतवर्ष के आसपास है, इंडिया का नहीं है।
हाँ, कुछ जो फ्लड्स आए हुए हैं आसाम वगैरह में, तो फ्लड्स की सिचुएशन अभी भी इतनी ठीक नहीं है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। पर वो कुछ सेंट्रल मतलब मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, बाकी पूरे इंडिया में ऐसा कुछ सीन नहीं है। रही ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बात, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात में तो हम बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि हमें 2029 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2027 में ही पोजीशनें क्लियर हो जाएंगी कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। चीजें इस समय पॉलिटिकली वो बन गई हैं कि मंगल राहु के बाद मंगल बृहस्पति में ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसको मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ जो सेकंड पार्ट में। सबसे पहले ये है कि अभी जो अपना बृहस्पति है वो अतिचारी स्पीड में चल रहे हैं, और बृहस्पति 31 अक्टूबर को अपनी सिंह राशि में चले जाएंगे। ठीक है जी। अभी जो आप YouTube वगैरह की बात करते हो, तो वो लोग कह रहे हैं कि जी 2 या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, रक्षाबंधन के आसपास कोई मंत्रिमंडल में बदलाव आने वाला है, ये होने वाला। आप भी सुन रहे होगे। जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रह गोचर ये करते हैं 31 अक्टूबर के बाद केंद्र सरकार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और वो बदलाव में कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, हमने शायद प्रोग्राम इस पे किया था या नहीं किया था, मैंने आर्टिकल जरूर लिखा था लिंक्डइन पे, कि जो मई 2023 में नए संसद भवन की शुरुआत हुई थी, तो मैंने उसकी कुंडली बना के सेव करके रखी हुई है। आपने शायद किसी वास्तु शास्त्री के साथ मैंने प्रोग्राम कुलदीप किया था। सलूजा से बात की हाँ थी और हाँ, उन्होंने बड़ा सटीक कहा था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। कभी शांति नहीं प्रवर्तमान होगी, ये शांति नहीं आ सकते, हाँ। शांत रहेगा ये, और यहाँ शर्मनाक चीजें, हरकतें जो है वो होगी, और सब कहा था उन्होंने। और वही फिर तुरंत उसके बाद देखने को भी आपको मिला था। कुलदीप जी से बात की थी मैंने, कुलदीप सलूजा जी हाँ से। जी, हाँ। जी। तो अगर हम नए संसद भवन की कुंडली को देखते हैं, तो उसमें भी यही नजर आता है। उनका तरीका अलग है वास्तु को देखने का। मैं तो सिर्फ एक बेसिक फाउंडेशन चार्ट बनाया हुआ है कि जिस दिन नई पार्लियामेंट मई 2023 में आई, कि मध्य 2027 तक जो सत्ता पक्ष है, वो उसकी सारी एनर्जी विपक्ष को टैकल करने में ही रहेगी। कंट्री वंट्री गया तेल लेना, उनका मेन फोकस वहीं ही रहेगा कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो इंडिकेशन ये भी देता है। और बृहस्पति जब बदलेगा तो एकदम से पूरे मंत्रिमंडल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आए जाएंगे। अब हम जो आते हैं इंडिविजुअल्स के आप कह ऊपर। रहे हैं, इकतीस हाँ जी, 31 अक्टूबर 2026 के बाद। हाँ जी। अभी तो अगस्त है, सितंबर, 1.5-2 महीने के बाद मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मोदी जी तो बने रहेंगे, लेकिन वो पावर रहेगी नहीं इनकी। ऑलरेडी उनकी पावर कम है, तो वो तो अपना रिटायरमेंट की तैयारी कर नहीं तो रहे हैं। कोई किसी नाम के साथ क्या आप बात कर सकते हैं? आपने कहा कि नाम भी ले सकते हैं किसी का। मैं उस पे लास्ट पे आता हूँ। अभी ठीक है। हम पहले बैकग्राउंड में जो मैंने काम कर रखा है पहले वो देख लेते हैं। जी। क्योंकि सबसे पहले जो मैंने कुंडली उठाई है, हमने 3 कुंडलियां उठाई हैं। चलिए इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। जी। मेरे पास जो ऑथेंटिक डाटा है, मैं उसकी बात करूंगा। जो इंटरनेट पे पड़ी है, जो ऑथेंटिक नहीं है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जैसे अमित शाह जी की कुंडली मेरे पास 22 अक्टूबर 1964 की है। अब हम दशा की बात करते हैं। इनकी बृहस्पति की महादशा में मरकरी, जुपिटर में मरकरी, बृहस्पति में बुध शुरू हुआ 23 जुलाई 2026 से। और जो पोजीशन में पड़ा है, जो बाकी प्लानिटरी पोजीशन है, जो ट्रांजिट चल रहा है, तो ये दिखाता है कि 23 जुलाई 2026 से लेके 28/10/2028 तक ये दशा रहेगी। और ये दशा में बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। अब हम टाइमलाइन से जोड़ते हैं, तो 20 जुलाई को जंतर मंतर पे दमन हुआ था, और 21-22 के बाद इनकी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई थी। जी। इनके साथ साथ इनकी साढ़सती भी चल रही है। अब साढ़सती, चूंकि शनि अभी वक्री है, तो साढ़सती जरा कम प्रभाव में है। दिसंबर में साढ़सती पूरे प्रभाव में होगी। तो आने वाला समय 2 साल के लिए इनकी स्ट्रगलफुल पीरियड को दिखाता है, और एलिवेशन के तो सर इनके कोई चांस ही नहीं है।
ठीक है जी, बाकी कंक्लूजन सर आप निकालिए। ठीक ये है। तो हुआ इंडिविजुअल नंबर 1। ये ऑथेंटिक है कुंडली। आप टाइमलाइन इनकी बिल्कुल चलती है कि 20 जुलाई को आंदोलन हुआ, 21-22 तारीख तक चीजें हुई और 23 के बाद इनकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होगी। कुछ एक आधे मिनट का, कुछ सेकंड्स का फर्क होगा, लेकिन ये कुंडली बिल्कुल सटीक है और इसमें साफ नजर आता है कि इनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होने की है, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। ये हो गया जी नंबर 1। दूसरे हम आते हैं, मेरे पास चार्ट नितिन गडकरी का जी भी है, 27 मई 1957, ओरिजिनल चार्ट है ये भी, कि शनि की महादशा चल रही है, इनकी भी साढ़े चल रही है। ठीक है जी। और शनि की महादशा में अभी शनि में बुध शुरू होगा 2 सितंबर से। ये भी इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल। देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू दिस मैन। इसे 57 बॉर्न, आप देख लीजिए एज क्या होगी। हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं और हेल्थ इश्यूज के रहते शायद ये पब्लिक लाइफ से थोड़ा सा अपने आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन एलिवेशन के तो इनके भी चांस नहीं है। ठीक है जी। अब हम तीसरी कुंडली है मेरे पास योगी आदित्यनाथ जी की, 5 जून ओके। 1972। ये इन सब में से यंगेस्ट है। ठीक है जी। तो इनकी शुक्र की महादशा चल रही है और इनकी भी साढ़े चल रही है। इनकी साढ़े खत्म होने पे है और शुक्र की महादशा है। शुक्र की महादशा इनकी अभी नवंबर 2024 में शुरू हुई है। जब से दशा शुरू हुई है उसके बाद इनकी कोई पोजीशन कंफर्टेबल नहीं रही है पब्लिकली, नहीं तो रही है। इनका भी डिक्लाइन नजर आता है। तो 3 कुंडलियों का विश्लेषण साफ बताता है, अमित जी का, योगी जी का और गडकरी जी का, कि एलिवेशन तो नजर नहीं आता। बाकी अब कौन सा बंदा बढ़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा, पर ये इन तीनों का तो कुछ आगे नजर नहीं आता। अब आप बोलिए। तो अब इसमें आपके पास क्या राहुल गांधी या विपक्ष के किसी और कोई नेता की कोई जन्मपत्री या डिटेल है या आप देख पाए हैं नहीं नहीं, है कुछ? है मेरे पास डिटेल है, मेरे पास उनकी जी। डिटेल है। जी। उसमें मैं, अच्छा, बिफोर वी गो टू दैट, उसमें हम जो देखते हैं बीजेपी की जो कुंडली है, 6 अप्रैल 1980 की जो फाउंडेशन चार्ट है, वो भी एक बहुत बुरे दौर से निकल रही है। चंद्रमा में शुक्र है और उनकी जो प्रॉब्लम ये वाली है, मून में वीनस वाली, तो ये 10वें महीने 2027 तक दशा चलनी है। तो ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है इनके लिए। ओके। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस का 2 जनवरी 1978, जब वो अलग होके कांग्रेस आई बनी, वो फाउंडेशन चार्ट लिया जाता है। इनका चार्ट मजबूत है एज कंपेयर टू बीजेपी। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो दशा सीक्वेंस अभी चल रही है वो ठीक है। अब इंडिविजुअल मैंने स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जितना मेरे को याद है कि प्रियंका गांधी के ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू राहुल गांधी पीएम बनने के। पीएम बनने के अच्छा। इन द सेंस के एलिवेशन के ज्यादा चांस है। तो ये उनकी मतलब इंटरनल स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, उनकी कुंडली में राजयोग बहुत ज्यादा प्रबल है एज कंपेयर टू राहुल गांधी। और बाकी जैसे यूपी का चुनाव आ रहा है तो अखिलेश यादव अभी वहां तो मुख्य एक विपक्षी पार्टी है, उनके बारे में कुछ हम कोई सर जानकारी दे उन पाए अगर? यूपी के इलेक्शन की और उत्तराखंड इलेक्शन की और पंजाब इलेक्शन के लिए हम अलग से प्रोग्राम कर लेंगे, अलग से दिसंबर प्रोग्राम। जनवरी में अलग से कर लेंगे, वो अलग बड़ा हो जाएगा। अभी तो ये इंडिया की कंडीशन, ग्रह गोचर की कंडीशन। हाँ, इसमें एक और चीज है, जो ये राहु केतु जी महाराज बदलने वाले हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर 2 हैं अपने नेता जिनका टेस्ट होने वाला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक तो डोनाल्ड ट्रंप है और आपका बेंजामिन नेतन्याहू है। दोनों के इलेक्शंस वहां पे, एक मिड टर्म है, एक के मेन इलेक्शन है। तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बेंजामिन अच्छा। नेतन्याहू हार सकते हैं और ट्रंप साहब भी अपनी पोजीशन से नीचे आ सकते हैं। तो अभी तो बहुत तो इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है संजय भाई। पाकिस्तान, सऊदी, यूएई ने ईरान को भी अब न्योता दिया है कि मिलके जो है जॉइंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूरोप में नाटो है वैसे कुछ बनाने की बात चल रही है।
अब ईरान जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा अलग बात है। हमारे देश में सितंबर में 10 सितंबर 11 सितंबर के आसपास ब्रिक्स कंट्रीज जो है उनकी एक बैठक है। जयशंकर गए हैं रशिया पुतिन से खास बात करने के लिए मोदी जी की ओर से। अजीत डोभाल चले गए हैं चाइना शी जिनपिंग को मिलने के लिए। अब हमको एक चीज समझ में जो नहीं आती वो ये है कि जो वर्तमान स्थितियां जो बन रही है ये इंटरनेशनली जो देश को कहाँ मतलब जाके हमको कैसे इफेक्ट होगी वो चीज, मैं ये समझना चाहता हूँ। ये जो अभी वर्तमान रूप से जो इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं, हम वहाँ इस जगह पे खड़े हैं और क्योंकि अमेरिका का जो सर्जियो गोर है वो आजकल जो है यहाँ लाइमलाइट पे है, ट्रम्प की ओर से बहुत कुछ वो बोल रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजरायली जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं ज्यूज, उन्होंने भारत को टारगेट किया है आने वाले समय में अपना एक हिडन ट्रेजर बनाने के लिए या तो कब्जा करने के लिए। बहुत सारी बातें हो रही है दुनिया में। इन सब चीजों के बीच में आप इंटरनेशनल अफेयर्स को और हमारी जो स्थिति है उसको कैसे देखते हैं, ये जरा बताएं। सर मैंने अभी इंटरनेशनली इतना ब्रॉडली इसको नहीं मैंने स्टडी किया। हाँ, मेरे पास चार्ट सभी के हैं। इसमें से जो एक चार्ट जो मैंने अभी खोल लिया आपसे बात करते करते वो जी पाकिस्तान का है, जिसके जी बारे में शायद बात भी कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ कि आने वाला समय जो है 2027 से उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा इंटरनेशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। भारत भारत से तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा उनका समय। हमारे अपने समय की जो बात करते हैं तो हमारा जो समय जाके ठीक होता है वो सर 2029 में जाके ठीक होता है, उससे पहले नहीं ठीक होगा। अब आप उसको इलेक्शन से भी जोड़ के देख सकते हैं, किसी से भी जोड़ के दे सकते हैं, लेकिन 2029 से पहले भारतवर्ष की हालत ठीक नहीं होगी। 2029 से पहले भारतवर्ष की स्थिति ठीक नहीं है और आप कह रहे हैं कि फरवरी 27 से ये जो जहाँ खाने के लाले हैं वो पाकिस्तान हमसे और बेहतर करेगा। गजब है ये। नहीं, पाकिस्तान 27 दिसंबर से ना, उनकी दिसंबर 27 से सूर्य की महादशा चल रही है। अब उनको फंडिंग मिलेगी, उनके पास फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर करेंगे हमसे। अगर आप कंपैरिजन वाली बात करते हो, उसमें जो चीज़ आपने जोड़ी है कि वो इंटरनेशनली कोऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, नाटो जैसा कुछ बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, सिंपल। फाइनेंशियली कंडीशन उनकी हमसे बेहतर होती नजर आती है ग्रोथ वाइज। वो बात जो आपने कहा कि मैं अंत में कहूंगा बचा के रखता हूं, वो कौन सी बात है? काफी बातें हैं, आप कुछ हिंट दे दिए तो। उसमें एक है, दो चीजें हैं, दो चार्ट हैं, दो मेन संगठन है। एक तो आरएसएस है और दूसरा, आरएसएस का ही मेन संगठन है। हम बीजेपी के चार्ट के साथ हम आरएसएस का चार्ट भी स्टडी करने लग गया हूं मैं आजकल। जी 27 सितंबर 1925 का उनका चार्ट है, नागपुर का। जी समय में कुछ डिस्प्यूट है, पर हाँ, नाड़ी वगैरह के टेक्निक्स लगा के हमने काफी हद तक उनको करेक्ट किया गया है। 1925 में दशहरे वाला दिन था जब शस्त्र पूजा के बाद आरएसएस की स्थापना हुई थी, आपको ज्ञात ही होगा। जी उनकी इस समय जो दशा दिशा चल रही है, तो आने वाले कुछ समय में राहु केतु के बदलने के बाद उनकी कार्य प्रणाली में, फंक्शन में बिल्कुल ही 180 डिग्री का चेंज आ सकता है। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा संगठन में आने वाले कुछ महीनों के अंदर। जैसे कि संगठन जिस हिसाब से कार्य करता है, मतलब वर्क करता है, उस लगता है कि वो बैकग्राउंड में ना हो के वो फोरग्राउंड में आएगा, खुल के खेलेगा जो पॉलिटिकल गेम है। और जो भी ये दूसरा उनमें एक साफ आप नजर आता है। दूसरा मतलब इससे इन मतलब उनके फायदे में है या किस तरह से देखते हैं जो उनका ये नया तरीका आप सर देखेंगे देखिए, किस तरह से चार्ट ये उनके लिए? इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। फायदा नुकसान तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि वो उनको ऊपर लेके जाता है पॉलिटिकली या नीचे लेके जाता है, लेकिन इनके लिए बदलाव तो साफ नजर आ रहा है। मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि वो किस दिशा में लेके जाएगा, लेकिन हाँ, बदलाव तो ये आएगा ही आएगा। नहीं, हम तो कंसर्न होते हैं सर कि कोई कुछ भी करे, देश
का भला होगा या देश को तकलीफ होगी, उसको वही कंसर्न होता है हमारा से। किसी तो निजी वो ऐसा व्यक्ति या ना, संस्था का जो ओनर हो उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए इंसान इनकम टैक्स तब देता है जब उसकी जेब भरी होती है, तो सबसे पहले बंदा अपने आप को बचाएगा ना, फिर दूसरे के बारे में सोचेगा ना, तो देश सेकेंडरी होता है इन लोगों के लिए, मेरा इंडिविजुअल मानना है। ठीक है, वो नाम देश का ले लिया जाता है, तो जो बदलाव आएगा किसी भी संस्था में बदलाव आएगा, तो पहला उनका कार्य होगा कि अपने आप को कैसे बचाया जाए। देश तो का आप तो ये जो मैंने बताया कि 2029 से पहले कुछ खास नहीं होगा, ये उठापटक चलती रहेगी। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक समाज जो सोया हुआ था, हर चीज में हाँ जी कर रहा था, वो अब जाग गया है, विरोध की भावना है, विरोध है। जो हम काफी लोग ये मान के बैठे थे कि कुछ नहीं हो सकता इस कंट्री में, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलेगा, वो चीज, वो तो आप अपने प्रोग्रामों में भी डिस्कस कर चुके हो, तो वो चीज क्लियर हो गई है कि हाँ, विरोध है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो प्रणाली आप में, ये कह रहे संस्था हैं, में किसी बदलाव चाहते हैं। तो संजय भाई आप ये कह रहे हैं, जो मैं इसका लबुलवाब जो मैं पूरा अगर मैं जो समझाऊं बताऊं, एक कि अब ये जो समय अब शुरू हो चुका है, आपने भले ही जो है प्रिसाइज चीजें कही हैं फरवरी 2027 तक की, लेकिन कुल मिला के 2032 तक का मामला जो है वो इस देश में 29, ऐसा ट्वेंटी, चलता है। 29, 29। 2029 तक देश में काफी उठा पटक चलती रहेगी, दुनिया में भी चलती रहेगी। और जो एक स्मूथ राइड, जो एक एकदम जिसे कहते हैं ना कि एकदम तालीमबद्ध घोड़े पर जब सवारी करनी होती है तो कोई तकलीफ नहीं होती है, वो घोड़ा अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर कोई अ, जो टेम्ड नहीं है, जो पालतू नहीं है, ऐसे घोड़े की सवारी हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो शायद अब ये शायद पहली बार मैं जो समझ रहा हूँ ये है कि अब से लेके अब आगे की जो भी जितनी भी सवारी बची है मोदी साहब की और शाह साहब की इस देश की गद्दी पर, वो सवारी अब वो स्मूथ नहीं है, वो बम्पी है और उठापटक करने वाली है। और कहीं ना कहीं वो उठापटक एक हद के बाद, आप कह रहे हैं फरवरी 27 तक का मामला मैं समझ रहा हूं, तब तक मैं कुछ न कुछ बड़ी उठापटक 31 अक्टूबर से लेके फरवरी 2027 तक के बीच में देश को देखने को मिल सकती है। आरएसएस का अलग एक बदला हुआ रूप, चाहे वो स्व बचाव में ही क्यों ना हो, लेकिन हमको वो भी देखने को मिल सकता है। विपक्ष मतलब कि जो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं, वो सब लोग, चाहे फिर वो पॉलिटिकल पार्टी हो या देश में आम जनता हो, सरकार के हाँ लिए जी। फिर वो विपक्ष का काम करेगी। और विपक्ष का पलड़ा जो है आपको आने वाले समय में काफी भारी होता हुआ नजर आ रहा है। बॉर्डर पे आपको थोड़े बहुत तनाव दिख रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान बॉर्डर, लेकिन कोई बड़ा युद्ध आप देख नहीं रहे हैं, ना कोई बड़ी महामारी, ना कोई बड़ी कुदरती आपदा भी आपने अपने गणित में कहीं गिनती में आपने आपके आई नहीं है। अब आखिरी एक सवाल ये है, हाँ आपने ये भी कहा कि इंटरनेशनल स्तर पर जो है नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए हाँ जी। भी जो है अक्टूबर के बाद बड़ा कठिन समय आने वाला है। आखिरी एक सवाल अब इस पूरे में अंत में जो बहुत जरूरी है पूछना चाहिए, कि जो आम आदमी है जो रोज का कमाता है रोज का खाता है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट भी देखी कि 8-9 करोड़ के आसपास तो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना काम है, ना रोजगार है, ना तालीम है, ना शिक्षा है अभी करने के लिए। तो वो जो हम आप जैसे जो इस देश के आम आदमी हैं, तो वो उनके लिए जो है ये आपकी गणित में कौन सा प्रमेय है और कौन सी थियरी है और क्या जवाब आता है इसका, ये बताइएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के सामाजिक बदलाव की, या सामाजिक का कुछ ऐसा बात करें, सामाजिक बदलाव आएगा मतलब अभी तो वो भी बम्पी राइड में चलेगा जी, 2-3 साल ऐसे ही चलना है, दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ, अगले साल 27 के फेब 27, मार्च 27 से, अब आप बजट के बाद लगा लो, सरकार कुछ वेलफेयर स्कीम्स ला सकती है, उनके लिए कुछ ला सकती है, लेकिन उनको ग्राउंड तक पहुंचने पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। मतलब 2028-29 से पहले तो कुछ संभावना ही नहीं नजर आती चार्ट में। तो सर पॉलिसी, आप एक चीज देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, और जो जनता उस समय 10 और 15 साल की थी, 10 और 15 साल का जो बच्चा था, उसका आप देख लीजिए, आज वो 22 से लेके 27 तक का हो गया, उसने 12 साल में उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
अब वो डिटीरियोरेशन भी आने में भी समय लगा है, इसको रीबिल्ड करने में भी समय लगेगा। अगले साल मार्च अप्रैल के बाद संभावना है कि कुछ बजटरी एलोकेशन हो, कुछ पॉलिसीज चेंज हो, कुछ वेलफेयर पॉलिसीज बने, लेकिन उसको ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते 2028 हो जाएगा। ये है इनके लिए, आम जनता के लिए। बाकी प्रभु आसरा है, प्रभु इच्छा से चल रहा है जी, हम तो कुछ क्या कह सकते हैं। ये गजब। तो ये प्रभु के जो दोषी हैं उनको दंड मिलेगा क्या? ये राम मंदिर बिल्कुल सर, वो चल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। इस मामले में तो वो कोई भी दो राहे नहीं है। अच्छा। उनको लगता है जो सत्ता में बैठा है या पावरफुल पोजीशन पे बैठा है, जब उसका समय ठीक होता है तो उसको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और जब चीजें नहीं होती अपने कंट्रोल में तो फिर दूसरे की गलती निकलती है। वो तो कर्म फल तो होगा होगा। जब उनके अच्छे कर्म का खत्म हो जाएंगे तो उनसे कुछ भी नहीं हाथ एक में आखिरी आएगा। सवाल है संजय भाई, एक आखिरी सवाल। भारतीय हम्म। जनता पार्टी, मोदी साहब खुद और उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके पदाधिकारी, चेले चपाटे, सब कुछ, हर कोई अब जो है एक हम्म। नई नई कोशिश में लगा है, जी तोड़ मेहनत करते हुए कि कैसे भी करके अब ये जो जैन जी है इसके साथ कनेक्ट करना। हाँ, ये कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं पता सर, नहीं। सर इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो 6 अप्रैल 1980 का चार्ट है, फाउंडेशन चार्ट, इस समय वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट पे खड़ा है ये। ठीक है जी, वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट में खड़ा है। और ये मंगल की महादशा इनकी चल रही है। अप्रैल 2028 में, सॉरी, चंद्रमा की महादशा चल रही है। अप्रैल 2028 में इनकी मंगल की महादशा शुरू होगी। ठीक है जी, बड़ी क्लियर कट है जी। मंगल की महादशा में संभावना है कि पार्टी के 2 या 3 हिस्से हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगी ये। मंगल की महादशा इनकी 2035 तक है, वहां तक ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सर सत्ता एक ऐसी वो चुंबक की तरह कार्य करती है ना, सबको चिपका के रखती है। आपने तो मेरे से ज्यादा देखा है। नहीं सर, मैं तो गद्दी जाती है तो ज्योतिषीय कोई नहीं ऑब्जर्व पूछता। कर रहा हूँ सर। मैं सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन की बात यहाँ नहीं करूंगा। मैं पूर्ण रूप से जो है ग्रहों की मैं स्थितियों पूर्ण के रूप से बारे ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। 17 अप्रैल 2028 को इनकी मंगल की महादशा शुरू होगी, जो मिथुन लगन के लिए मंगल की महादशा एक तरह का मार्केश का काम करती है। इंडिविजुअल्स के केस में कई लोगों के बड़े भयंकर भयंकर एक्सीडेंट देखे गए हैं इसमें। जिस पोजीशन पे मंगल बैठा है इनकी, नीच का होके बैठा, और इनके लिए, पार्टी के लिए बहुत ही बुरा समय होगा वो। 17 अप्रैल। पार्टी दो फाड़ 1900 सॉरी 2028। 17 अप्रैल 2028 के बाद कल आपको लगता है कि ये दो टुकड़े हो जाएंगे इसके? हाँ, पार्टी उस तरफ बढ़ जाएगी। तब तो बड़ी एक अफसोस की बात है मोदी साहब और शाह साहब के जो 50 साल तक सत्ता नहीं छोड़ने के, उनकी जो परियोजना थी उसका अफसोस रहेगा उनको। खैर हमको तो नहीं रहेगा, उनको ही रहेगा। अगर ये जैसे कह रहे हैं कि ग्रह अगर यही दिखा रहे हैं तो आप यही मान के चलते हैं। मुझे लगता है कि आज की बातचीत हमने जो है वो यथार्थ रूप से एक सभी मुद्दों को कवर करते हुए की है। कुछ अगर ऐड करना चाहे तो बताएं सर, वरना फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नहीं, बस यही है जो है। लेकिन हाँ, अपने वाली उसी वाले पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो नॉर्मल जनता है, जो काफी गरीब जनता, नॉर्मल तो नहीं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए संभावनाएं हैं कि आने वाले साल के बाद उनके लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम बने, कुछ चीजें बने, कुछ सामाजिक उनका उत्थान होगा। लेकिन 2027 फरवरी के बाद होगा, उससे पहले शायद कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं जैसे आपसे बहुत लंबे अरसे से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं, तो मैं जो आपकी बातों को समझता हूं, तो अब मुझे पता है कि आप कुछ चीजें जो हैं वो एक हद तक कहते हैं, उसके ज्यादा आप नहीं कहते हैं। पर जो मैं अगर इसका अर्थघटन निकालूं तो फिर मेरा अर्थघटन ये है संजय भाई की इस बातचीत का, कि फरवरी 2027 के बाद मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि कम से कम मोदी साहब तो कुर्सी पे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि वेलफेयर जो करने के निर्णय है, पॉलिसीज हैं, ये आज तक वो बना नहीं पाए, शायद वो बना भी नहीं पाएंगे। शायद कोई और चेहरा होगा जो इस देश को फिर इस जो, हाँ, जो ये हिल डोल रही जो नैया है हमारी, शायद उसको ठीक से संभालने की कोशिश करेगा। तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि मोदी साहब फरवरी 27 के बाद शायद
हमको सत्ता के केंद्र में देखने को ना मिले। मेरा ये मानना है, आपकी जितनी बातों को मैं समझता हूँ उसका अगर अपडेटन में करूँ तो बहरहाल फिर आज आप मुस्कुरा रहे हैं। चलिए चलिए, तो आप सब भी मुस्कुराइए और क्या फिर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे संजय भाई आपका इस ठीक बातचीत। ठीक है सर, नमस्कार। सभी साथियों का जो इस विषय में रुचि रखते हैं और जिन्होंने ये बातचीत हमारी आज सुनी देखी, उन सबसे ये गुजारिश है कि आप इस पर अपनी कोई कमेंट या राय रखना चाहते हैं तो उनको लिख के जरूर से भेजें कमेंट बॉक्स में। और लगा कि ये सार्थक चर्चा थी कि जो संजय भाई ने बताया, तो यहाँ सनसनी तो कुछ है नहीं, वहां तो हम तो सीधे साधी बात करते हैं ग्रहों के आधार पर। जब भी करते हैं वो भी 2-3 महीने में एक आध बार हमारा बातचीत होता है, कभी बार 6 महीने में एक बार होता है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसकी लिंक जो है और लोगों तक पहुंचाए। और चैनल आप ही का है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी हमारे नए साथी देखते हैं सबसे अपील है कि सब्सक्राइब कर लें, वो बेल का बटन दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। और अपने साथियों से भी इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करवाएं। और हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत बिल्कुल रहती है, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, इसके चलते धन्ना सेठ से पैसा लेते नहीं है। आपसे मांगेंगे, अगर आप देना चाहें तो ये नीचे जानकारी है स्क्रॉल में, पढ़ के आप जो चाहे उचित समझ के हमको जिस तरह से चाहे भेज सकते हैं। ज्वाइन का बटन भी है, आप उसे भी दबा के हमारे साथ समर्थन में जुड़ सकते हैं। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी साथियों का भी जो हमारे साथ जुड़े।